नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। सबसे पहले एक हादसे की खबर ले लेते हैं। पौड़ी में गहरी खाई में कार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। यमकेश्वर में कौनदा व्यास घाट सड़क पर हादसा हुआ। बेकाबू कार गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने तीनों शवों को खाई से निकाला। उधर रुड़की में बारातियों से भरी तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारात मंगलौर क्षेत्र से भगवानपुर की तरफ जा रही थी। कोई बारात की जो गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है, उसका अभी दुर्घटनाग्रस्त होना जो है पाया गया है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि गाड़ी पीछे ही किसी वजह से अनियंत्रित होकर जो है वो टकराई है। सीएम धामी ने आज देर शाम देहरादून के रैन बसेरों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे, साथ ही बढ़ती ठंड में खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों से मुलाकात की। सीएम धामी ने ऐसे लोगों को कंबल बांटा। इस दौरान कई दिव्यांगों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और उन्हें कंबल दिए। दिव्यांगों ने सीएम धामी को अपनी समस्या बताई, जिसे सीएम धामी ने अधिकारियों से दूर करने के निर्देश दिए। पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ उत्तराखंड में जगह जगह मंगलवार को भी आक्रोश देखने को मिला। देहरादून में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म को फौरन रोकने के लिए भारत सरकार को भी दखल देना चाहिए। किसी भी देश के अंदर अगर 7% की आबादी जो है, उस आबादी को आप अत्याचार करेंगे, उस आबादी को आप सताएंगे, तो वास्तव में प्रलय आएगी। हमारा प्रयास है कि ये प्रलय रुके। नैनीताल में भी हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। पंत पार्क में आयोजित सभा के दौरान आरएसएस, बीजेपी के साथ कई हिंदूवादी संगठन जुड़े और बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसके बाद डीएम के जरिए केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भेजा गया और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर कार्रवाई की मांग की गई। क्योंकि बांग्लादेश में केवल हिंदुओं पर अत्याचार नहीं है, वहाँ ईसाइयों पर भी अत्याचार होता है, वहाँ पर यहूदियों पर अत्याचार होता है। उन सबको साथ लेकर कैसे उस समाज की सुरक्षा और व्यवस्था हो, चिंता हो, इसीलिए हम सब ये हिंदू समाज को संगठित करके दिखाना चाहते हैं। हरिद्वार में विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन हजारों लोगों ने पैदल मार्च निकाला। बांग्लादेश के हालातों पर गुस्सा जाहिर किया। पैदल मार्च में तमाम सामाजिक और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इसके अलावा साधु संतों और नेताओं ने भी पैदल मार्च में हिस्सा लिया। ऋषिकुल मैदान से हर की पैड़ी तक गए पैदल मार्च के दौरान लोगों ने जमकर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की और पैदल मार्च के बाद भारत के राष्ट्रपति और यूएनओ को ज्ञापन भेजकर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए दखल देने और शांति बहाल करने की मांग की। तक मां गंगा से भी प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे धर्म स्थानों के ऊपर हमले हो रहे हैं और जो संतों के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। और इसके साथ में भारत सरकार से भी आग्रह करेंगे, पहले प्रेम पूर्वक वार्तालाप से इसका समस्या का हल हो तो ठीक है, अन्यथा बल प्रयोग करने से सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। तो वहाँ के जो सेना के कार्यवाहक मुखिया है मोहम्मद यूनुस, जिसको शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, वो शांति नोबेल उसका वापस लिया जाए और वहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध ये आज एक आवाज़ यहाँ पर उठी है। सारी बातें यूएनओ को ज्ञापन के माध्यम से भेजी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पिथौरागढ़ में भी जन आक्रोश रैली निकाली गई। हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर इस रैली में रामलीला मैदान से कलेक्ट्रेट तक लोग
पैदल मार्च करते दिखे। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूनुस सरकार जिम्मेदार है। मुक्ति मिली उन्हें, तो वो भारत को लड़ पर एक वैचारिक तौर से सिर्फ अपने रास्ते में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी लड़ना पड़ेगा। जीने की पद्धति है। बांग्लादेश के मसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि इससे सभी लोगों को इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठानी चाहिए। सीएम धामी ने इस मसले पर विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि ऐसे दल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वर्ग विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये लोग छोटे छोटे मामलों पर कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन ऐसे दल इस वक्त गायब हो चुके हैं। उनकी सच्चाई अब सामने आ रही है कि ऐसे लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जघन्य तरीके से अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से बांग्लादेश के अंदर बहुत ही जघन्य तरीके से अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे दल जो केवल यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, उनके वोटों के कारण से जो छोटी छोटी बातों पर धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मौन जुलूस निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, वो सारे के सारे गायब हैं। वो उनकी सच्चाई आज पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आ रही है कि ये लोग केवल और केवल वोट बैंक के लिए काम करते हैं। हल्द्वानी में भी हिंदू संगठनों का गुस्सा देखने को मिला। यहां भी प्रदर्शन किया गया और भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय दखल देकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने की मांग की गई। तो जब हम समाज के रूप में व्यवहार करते हैं तब हम केवल हिंदू समाज, उस समय पूरे बृहद भारत का 31% भूभाग। बागेश्वर में भी जन आक्रोश रैली निकाली गई। कपकोट, गरुड़ और कांडा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर और हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की और सरकार से इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाए जाने की मांग की। पूरे उत्तराखंड की तरह तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को लेकर हिंदुओं और संत समाज के लोगों ने, हिंदुवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जन आक्रोश रैली निकाली जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी हिस्सा लेने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद तेजी से घटनाक्रम बदला है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और वहां की सरकार ने अगर जल्द हिंदुओं पर जुल्म बंद नहीं किए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो लोगों में गुस्सा है, आने वाले टाइम पे उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम सभी लोग, जितने हम भारतवासी हैं, इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, सभी इस बात का गुस्सा आज जाहिर कर रहे हैं। उनके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है, वहां की सरकार को इसमें चेतना चाहिए। रुड़की में भी कुछ इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी नाराजगी इन्होंने जाहिर की। डीएवी कॉलेज के ग्राउंड से पैदल मार्च निकालकर चंद्रशेखर चौक पर रैली का समापन हुआ। रैली के बाद प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी इन्होंने सौंपा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम के तापमान में -10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मी बर्फबारी के बीच मंदिर की सुरक्षा में डटे हैं। धाम में कपाट बंद होने के बाद पुलिसकर्मी और बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी बद्रीनाथ धाम में तैनात रहते हैं। उत्तरकाशी के दूरस्थ मोरी तहसील के केदार कांठा बेस कैंप सांकरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे यहां पहुंचने वाले सैलानियों के चेहरे खिल उठे। सैलानी बर्फबारी के बाद प्रकृति का आनंद लेते दिखे। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि इस बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय को फायदा मिलेगा और यहां बड़ी तादाद में देश विदेश से पर्यटक पहुंचेंगे। वहीं ये बर्फबारी और बारिश खेती के लिए भी फायदेमंद है। केदार कांठा बेस कैंप पे है और यहाँ पर सीजन की अभी पहली बर्फबारी हुई है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुखद है। और जो भी यहाँ पर आज कल रात को यहाँ पर्यटक केदार कांठा के लिए आए वो बहुत ही खुश है। और इस बर्फबारी से
पर्यटन व्यवसाय में तो 4 चांद लगेंगे ही और साथ में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। गुजरात है और सीजन की अभी पहली बर्फ गिरी है और हमको पता नहीं था कि ये बर्फ गिरने वाली है मंथ में। एक्चुअली में सब बोल रहे थे कि जैन एंड में गिरेगा या स्टार्टिंग में गिरेगा, बट हम लोग इतने लकी थे कि बर्फ हमको देखने मिल गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसे यहाँ के गांव के लोग अभी बता रहे हैं कि ऊपर भी हमको बहुत अच्छी खासी बर्फ मिलने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। पहली बर्फबारी के साथ ही शीतकाल का भी आगाज हो चुका है। बर्फ से लदे पहाड़, आसमान से गिरती बर्फ की फुहार देखने में तो अच्छी लगती ही है, लेकिन इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए शीतकाल के ये 6 महीने किसी मुसीबत से कम नहीं होते। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सोमवार को शीतकाल की पहली बर्फबारी हुई तो समूचा पहाड़ शीतलहर की जद में आ गया। कृषि बागवानी को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए शीतकाल कई परेशानियाँ लेकर आता है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ भारी बर्फबारी में रास्ते और सड़कें बंद हो जाती हैं और इन क्षेत्रों के गांव शीतकाल में निचले इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पानी और बिजली की आपूर्ति ठप हो जाती है। स्कूल बंद करने पड़ते हैं, स्वास्थ्य सेवा भी लगभग ठप सी हो जाती है। साथ ही पाला पड़ने से सड़कें भी खतरनाक हो जाती हैं। मवेशियों के लिए चारा जुटाना भी ग्रामीणों के लिए एक समस्या बन जाती है। जब ज़्यादा बर्फबारी होती है तो सड़कें जगह जगह बंद हो जाती हैं। कई जगह ग्लेशियर जो है आ जाते हैं, रोड खुलना बहुत टफ हो जाता है। तो बहुत जो शीतकालीन जो सूखे से ऊपर के जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले प्लाइन भी वहाँ से होता था 6 महीने के लिए, लेकिन अब बहुत कम प्लाइन होता है। सर्दियों में यहाँ जाड़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। चाहे हम जो जानवर पालते हैं जानवरों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि पाला बहुत पड़ता है सुबह सुबह, इससे बहुत ठंड होती है। लेकिन दिन का मौसम जो है वो बहुत अच्छा रहता है, सुबह शाम बहुत परेशानी होती है। इन दिक्कतों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। हर जिले के डीएम को एडवांस में 10-10 लाख का फंड दे दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। बीआरओ पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि बर्फबारी की दशा में सड़कों को तत्काल खोलने की व्यवस्था की जाए। साथ ही बर्फबारी से अलग थलग पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए एडवांस में रसद सामग्री स्टोर करा दी गई है। सभी जनपदों को बजट रिलीज कर दिया गया है और यह भी कहा गया है कि किसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि किसी प्रकार से भी किसी व्यक्ति को आपदा के कारण या शीत लहरी के कारण किसी प्रकार से कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। यह जिले की मशीनरी को तय करना है, आपदा प्रबंधन विभाग को तय करना है, उस दिशा में काम करना है। शीतकालीन यात्रा हिल स्टेशन पर टूरिस्ट की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सरकार अतिरिक्त सतर्कता भी बरत रही है। किसी भी सूरत में बिजली की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए ऊर्जा निगम ने सभी क्षेत्रीय इकाइयों को पत्र भेजकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि बिजली आपूर्ति ठप होने पर कम से कम समय में उसे ठीक किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर है और इस बार के गेम्स की थीम ग्रीन गेम्स पर आधारित होगी। इसी पर यह रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स को ग्रीन गेम्स की थीम दी गई है, जो पूरे देश और दुनिया को पर्यावरण के प्रति संदेश देगी। ग्रीन गेम्स का मतलब है कि खेलों में ज्यादा से ज्यादा ई वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल गेम्स में ई वेस्ट से बने मेडल तैयार करने की प्लानिंग की जा रही है। इसके अलावा डिग्रेडेबल प्लेट्स, ग्लास का इस्तेमाल किया जाएगा। फूड रिसाइकलिंग, बॉटल्स कलेक्शन के अलावा सोलर एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए सभी नेशनल गेम्स वेन्यू को सोलर पैनल से आच्छादित किया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों और तमाम आगंतुकों को रीयूजेबल वाटर बॉटल्स इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और खिलाड़ियों के लिए भी ई वेल्क का उपयोग देखने को मिलेगा। यानी कि प्रदेश के जिन जिन स्थलों पर गेम्स होंगे वहां पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ग्रीन गेम्स का कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूनतम प्लास्टिक का इस्तेमाल होना या प्लास्टिक का इस्तेमाल न के बराबर होना, और उसी कॉन्सेप्ट में आगे काम करते हुए खेल विभाग ये कोशिश कर रहा है कि पूरे आयोजन में जो है वो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो और ई व्हीकल का इस्तेमाल हो।
और सोलर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो, और मेडल भी जो है आपके ई वेस्ट से बना आपका मेडल हो। देश और विदेश में कई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में ई वेस्ट से मेडल बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की जाती है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी वेस्ट से मेडल तैयार किए गए थे, जिसे अब उत्तराखंड में भी दोहराया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बतरवाल की रिपोर्ट। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात की और प्रियंका गांधी को वायनाड से सांसद बनने पर बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।